टॉपिक 8.6.1 स्रोत विधि का प्रयोग। नंबर 1, इस विधि को पाठ योजना के पूर्व संसाधनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किसी ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया जा सकता है। नंबर 2, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सारांश या निष्कर्षों का उपयोग पाठ के शिक्षण के मध्य में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, विद्यार्थियों को पाठ शिक्षण के पश्चात भी दत्त कार्य दिया जा सकता है ताकि वे पाठ से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में आलोचनात्मक रूप से चिंतन कर सके। अगला टॉपिक 8.6.2 स्रोत विधि के गुण। नंबर 1, इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकरणों के बारे में वास्तविकता और स्पष्टता का ज्ञान बढ़ता है। नंबर 2, यह विधि वस्तुनिष्ठता का भी विकास करती है। नंबर 3, यह विधि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यावहारिक और प्रेरणादायक वातावरण का विकास करती है। नंबर 4, इससे विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि का विकास होता है, साथ ही विद्यार्थियों में जिज्ञासा को भी जगाती है। नंबर 5, सामाजिक विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर अनुसंधान करने की पहल के लिए प्रेरित करती है। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात इस विधि के बारे में यह है कि वह विद्यार्थियों को आंकड़ों को एकत्र करने के कौशल, इनकी प्रासंगिकता की समझ और इन्हें संगठित और व्यवस्थित करने की क्षमताओं का विकास करती है। नंबर 7, इसके प्रयोग से विद्यार्थियों को पर्याप्त मानसिक अभ्यास करने, सही ढंग से सोचने, कल्पना करने, तुलना करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 8, यह विधि वास्तविक में स्रोतों को देखने से धीमी गति से सीखने वाले और पिछड़े विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि विकसित करती है। और अगला टॉपिक 8.6.3 स्रोत विधि के दोष। नंबर 1, शिक्षकों को इस विधि के माध्यम से शिक्षण करने में सबसे बड़ी समस्या आवश्यक स्रोतों का उपलब्ध होना होती है। नंबर 2, विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की कमी के कारण इन स्रोतों का अधिगम की दृष्टि से इनका उपयोग कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। नंबर 3, यह विधि जटिल और तकनीकी है। इसमें एक समस्या यह भी आती है कि अधिकांश प्राचीन स्रोत संस्कृत, पाली, अरबी या फारसी और कुछ अंग्रेजी भाषा में है, इसलिए भाषा की वजह से भी कठिनाई आती है। नंबर 4, स्रोत विधि से शिक्षण करना काफी खर्चीला और अधिक समय लेने वाला होता है। अगला टॉपिक 8.6.4 स्रोत विधि को प्रभावशाली बनाने के उपाय। पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधन किताबों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए कुछ शैक्षिक भ्रमणों का आयोजन किया जा सकता है। इस दौरान विद्यार्थियों को भ्रमण स्थल के बारे अपने अनुभवों और निष्कर्षों को लिखने को कहा जा सकता है। कुछ प्रमुख निष्कर्षों को विद्यालय के सूचना पट पर लगाया जा सकता है। कुछ उपलब्ध प्राथमिक स्रोतों को कक्षा में प्रयोग में भी लाया जा सकता है। अगला टॉपिक 8.7 योजना विधि। योजना विधि को W.H. किलपैट्रिक ने विकसित किया था। इनके अनुसार योजना ऐसी सौउद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ संपन्न की जाती है। इस विधि का विकास प्रयोजनवादी मनोविज्ञान संप्रदाय के कारण हुआ है। योजना विधि के निम्नलिखित पद हैं। नंबर 1, समस्या या परिस्थिति उत्पन्न करना। इस विधि का पहला चरण है कि विद्यार्थियों के समक्ष कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जिससे वे इस परिस्थिति के बारे में कार्य करने के लिए प्रेरित हों, परंतु यह परिस्थिति विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति कक्षा में परिचर्चा करके, मॉडल दिखाकर, वार्तालाप करके, कहानियों या घटनाओं के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इसी में से विद्यार्थी कोई एक समस्या अध्ययन के लिए चुन लेते हैं। नंबर 2, योजना का चयन। अध्ययन के लिए किसी परिस्थिति का चयन करने में यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि समस्या विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप हो और वे सामाजिक प्रकृति की हो। इसका अध्ययन किया जा सके तथा इससे संबंधित सामग्री, आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें आने वाले खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा विद्यार्थी इसके पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। नंबर 3, योजना का नियोजन। समस्या का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए ताकि सही निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके। साथ ही शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर यह भी तय करते हैं कि समस्या के अध्ययन में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी तथा उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।
योजना के लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी और कितना खर्च आएगा। पॉइंट नंबर 4, योजना पर कार्य करना। योजना का नियोजन करने के उपरांत इसे क्रियान्वित करने का समय आता है। योजना के कार्यों को समूह के सभी विद्यार्थियों में अपनी रुचि के अनुसार बांट लेना चाहिए ताकि योजना को क्रियान्वित करना आसान हो सके। शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को योजना का कुछ न कुछ कार्य अवश्य मिलना चाहिए और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे कार्य करने के लिए प्रेरित रहें। पॉइंट नंबर 5, योजना का मूल्यांकन। योजना के पूरा होने के पश्चात योजना का मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी है और क्या कमी रह गई है तथा योजना से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए।